पार्ट 2 आ गया है, देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। देखो, स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है जो रीड कर रहा है 0 to 50 kg। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। स्केल की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक बॉडी को हमने इस पर सस्पेंड किया है बैलेंस को, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज। ठीक है, द सर्टेन पीरियड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस पर रीडिंग है, कुछ आपने लैब्स में अपने देखे होंगे। ठीक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। मास कितना है इसका? मास कितना है, कितना कहाँ गया है? 50 kg है। ठीक है, तो 50 kg का मास है और g की वैल्यू 9.8 लेंगे, कोई बेईमानी नहीं, 490 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, फोर्स इतना लग रहा है। अब आप जानते हो फ्रॉम हुक्स लॉ इक्वेशन से, ठीक है, हुक्स लॉ इक्वेशन आप जानते हो फोर्स क्या होता है? kx के बराबर होता है। ठीक है, k है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, k की वैल्यू निकालनी है। फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो। फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ? 490 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पे बता रहा है ये 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। 0.2 करके पॉइंट हटा के ऊपर 0, इसको काटेंगे, 2 2 4, 2 4 8 और 2 5 10, 0, 2450 न्यूटन पर मीटर। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर। 2450 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें एमसीक्यूज हैं। इफ अ लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल ऑन अ कैपिलरी ट्यूब द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। देखो, जब ऐसा सिनेरियो बनता है किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए, तो जो उस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि 90 डिग्री पे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उसके मेनिस्कस पे क्या बनता है? एक प्लेन लाइन बनती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे देखो, इफ अ गैस हैज f डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज। देखो, जब f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है, Cp/Cv निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला बनता है बेटा 1 + 2/f। ये थोड़ा लंबा है, इस किसी और वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताएंगे। इसका होता है 1 + 2/f, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वर्क डन बाई ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स हमेशा कैसा वर्क डन करता है? ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं। ऑलवेज नेगेटिव? देखते हैं। पॉजिटिव ओनली फॉर स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स? नहीं। पॉजिटिव ओनली फॉर लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स? बिल्कुल नहीं। तो ऑलवेज नेगेटिव करता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है एक अपोजिंग फोर्स होता है, तो उससे जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ स्प्रिंग हैज अ टाइम पीरियड t and it is cut into the 2 equal parts, then the time period of oscillation of each पार्ट विल बी। ठीक है, जब हम किसी स्प्रिंग को काटते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वल पार्ट में, तो जो उसका आता है देन द टाइम पीरियड आता है उसका। तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड को निकालने के लिए जब देखो आप किसी भी सिंपली देखो किसी भी लिक्विड किसी भी पार्ट को, यहाँ पे तो 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है, अगर n इक्वल पार्ट में काटता तो क्या होता? टाइम पीरियड हो जाता T/√n। n होता है जितने पार्ट में इसको काटा गया है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में काटा गया है, तो इसका हो जाएगा वैल्यू T/√2। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखो इसको एक बार बता देता हूँ कैसे होता है बेटा। तो पहले देखो कैसे होता है। एक देखो टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना होता है? 2π√m/k कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर ईच पीस, ठीक है, जो आपने ईच पीस काटा है, ठीक है, अलग किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा n × k। ठीक है, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड जानते हैं 2π√m/nk हो जाएगा, जितने पीसेस में काटा आपने nk हो जाएगा, है ना। तो हम ये क्या निकाल रहे हैं? अब हम नया टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, यानी t' निकाल रहे हैं। तो t' जितने पार्ट्स में हमने कट करा उनके लिए निकाल रहे हैं टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2π। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √m/k, और ये √n को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, तो 2π√m/k क्या था? टाइम पीरियड था। तो जो नया टाइम पीरियड आया वो पुराने टाइम पीरियड के √n टाइम्स आया। ठीक है, जितने पार्ट्स में आपने काटा, तो 2 पार्ट में काटा था तो इसलिए T/2 रूट आ जाएगा।
अब देखो असर्शन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या स्पीड ऑफ बॉडी किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कांस्टेंट होती है? जी हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है? एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में चेंज होता रहता है। तो पांचवे का क्या होगा, पांचवे का होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद 6 में क्या कह रहा है, टॉर्क ऑन अ बॉडी कैन बी जीरो इफ देयर इज अ नेट फोर्स ऑन इट। ठीक है, अब कह रहा है किसी भी बॉडी पे जो टॉर्क है क्या वो जीरो हो सकती है अगर आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, मतलब टोटल नेट फोर्स के द्वारा क्या टॉर्क जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टॉर्क एंड फोर्स आर ऑन अ बॉडी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है। जो भी टॉर्क आप फोर्स लगाते हो और जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तभी ऑब्जेक्ट घूमता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ठीक है बेटा, ओके, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।